नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उनकी इस काव्य धारा के संदर्भ में उनके काव्य में जो छायावादी तत्व मिलते हैं और उन्हें छायावाद का एक श्रेष्ठ कवि माना जाता है, उस संबंध में बात करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छायावादी कविता का जो प्रारंभिक दौर था, उस समय इन कविताओं को विद्वानों ने, आलोचकों ने तिरस्कार की दृष्टि से देखा। आचार्य शुक्ल ने उसे काव्य शैली या पद्धति विशेष कहा। सदगुरु शरण अवस्थी जैसे आलोचक ने इसे केवल व्यंजना का चमत्कार कहा। परंतु धीरे धीरे कवियों के योगदान से जब इसका प्रौढ़ रूप सामने आने लगा, तब आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र जैसे छायावाद के समर्थक आलोचकों ने उसकी विषयगत, उसकी शिल्पगत विशेषताओं का, छायावाद के उद्गम की पृष्ठभूमि पर उसके काव्य गुणों की प्रशंसा के द्वारा छायावाद का महत्व स्थापित किया। और इसके अतिरिक्त जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने भी इसके विरुद्ध, छायावादी कवियों ने भी अपने इस काव्य के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया और अपने काव्य संग्रहों की लंबी लंबी भूमिकाओं में छायावाद के समर्थन में लेख लिखे। छायावादी काव्य के गुणों की चर्चा उसमें की, उसकी विशेषताओं को उन्होंने उजागर किया और धीरे धीरे छायावाद को वह सम्मान प्राप्त हुआ जिसका वह अधिकारी था। आचार्य वाजपेयी ने छायावाद की व्याख्या करते हुए लिखा, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य वाजपेयी अपनी इस परिभाषा में, इस व्याख्या में मुख्य जो बल दे रहे हैं वह है सूक्ष्मता पर। यहाँ सौंदर्य की बात की गई है, लेकिन कैसा सौंदर्य? सूक्ष्म सौंदर्य। और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता का जो भाव है, जो पुट है, वह भी उन्होंने इंकित किया है। छायावाद के ही दूसरे समर्थक डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। तो भावों की बात कह के डॉक्टर नगेंद्र भी यहाँ सूक्ष्मवाद की तरफ ही संकेत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने निबंध में छायावादी काव्य की विशेषताएं बताते हुए लिखा है कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। यहाँ वह छायावाद के शिल्प पक्ष की कुछ विशेष विशेषताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इन समस्त परिभाषाओं के संदर्भ में छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं उभर कर आती हैं, वह है छाया स्वानुभूति का निरूपण, प्रकृति का प्रेम, सूक्ष्म भावों का अंकन, आध्यात्मिक तत्व, कल्पना की मुक्त उड़ान, नूतन अभिव्यंजना पद्धति, गीतात्मकता, नया छंद विधान इत्यादि। इन समस्त विशेषताओं के क्रम में यदि हम सुमित्रा नंदन पंत के काव्य का अध्ययन करें तो इनके काव्य इन समस्त विशेषताओं से युक्त एक छायावादी काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य सिद्ध होता है। आइए हम इन प्रमुख विशेषताओं की तरफ दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वानुभूति निरूपण। स्वानुभूति का अभिप्राय है स्वयं की अनुभूति, आत्मा की अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण। छायावादी कवियों ने अपने निजी जीवन और हृदय की आशा, निराशा, सुख दुख, प्रणय भाव, प्रणय में प्राप्त असफलता, उसकी विरह व्यथा और सौंदर्य अनुभूति के कई चित्र प्रस्तुत किए हैं। पंत जी की कविताओं में भी हमें ये स्वानुभूति मिलती है। इनकी एक कविता ग्रंथि में उनके जीवन में आई एक किशोरी के साथ प्रथम मिलन और उससे ग्रंथि बंद न हो सकने की जो कसक है, जो टीस है, वह अभिव्यक्त हुई है। प्रिय बिना तम शेष मेरे हृदय को, पढ़ने कालिमा की तुम ही प्रिय क्रांति हो। विगत संयोग काल की स्मृतियों का चित्रण भी इनकी कृतियों में मिलता है।
कुल मिलाकर अपने स्वयं की अनुभूति का चित्रण कवि ने इन कृतियों में किया है। प्रकृति के चित्र। प्रकृति छायावाद में एक प्रमुख सहचरी के रूप में उभर कर आती है और यहाँ पर यह स्थूल रूप से ना आकर के सूक्ष्म रूप से इसका चित्रण अधिक किया है। पंत की काव्य प्रेरणा का प्रमुख स्रोत ही प्रकृति का वातावरण, सुरम्य वातावरण था। कुर्माचल प्रदेश के कौशानी गांव की नैसर्गिक प्राकृतिक जो शोभा थी, यह इन्हें बचपन से आकृष्ट करती रही है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश को है। प्रकृति के साचर्य ने जहां एक ओर मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया, वहां दूसरी ओर जन्मसी भी बना दिया। अन्य छायावादी कवियों की तरह पंत की काव्य में भी प्रकृति एक सजीव सचेत तत्व के रूप में आती है। यहाँ प्रकृति जड़ रूप में नहीं है। प्रकृति के मानवीकरण के अनेक उदाहरण हम पंत की कविताओं में देख सकते हैं। प्रस्तुत जो उदाहरण है हम देखते हैं। कौन तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप, सुनहला फैला केश कला, मधुर मंथन मृदु मौन। इसी प्रकार से नौका विहार कविता में गंगा नदी को एक तनविंगी के रूप में, नारी की भावनाओं का आरोप भी कई कविताओं में कवि ने प्रकृति पर किया है। प्रकृति का जो विराट सौंदर्य है वह कवि के मन में जिज्ञासा और कौतूहल प्रकट करता है। सूर्य की प्रथम किरण को देखकर कवि को लगता है कि वह परम पुरुष का संदेश लेकर, सूर्य की प्रथम किरण है वह पृथ्वी तल पर अवतरित हो रही है और उसी का सामीप्य पाकर पक्षीजन कलरव करते हैं। प्रकृति को देखकर पंत के मन में जीव, जगत, ब्रह्म आदि के संबंध में विचार कौंधते हैं। एक तारा कविता में संध्या के समय पहला तारा और उसके बाद एकाएक असंख्य तारों को चमकते देख उपनिषद का जो कथन है, एको अहम बहुश्याम की स्मृति हो आती है, जिसकी अभिव्यक्ति कवि अपनी कविता में करता है। कवियों में सौम्य संत कहे जाने वाले तथा कोमल स्वभाव वाले पंत जी ने प्रकृति के कोमल और मधुर रूप के अतिरिक्त कहीं कहीं उसका कठोर रूप का चित्रण भी किया है। परिवर्तन कविता में हम प्रकृति का कठोर रूप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्र जो छायावाद की एक मुख्य विशेषता के रूप में उभर कर आता है। छायावाद की यदि 3 विशेषताओं की बात कही जाए तो वहाँ प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य जो बात है वह उभर कर आती है। पंत जी को भी प्रमुखतः प्रकृति और प्रणय भाव का चितेरा कवि कहा जाता है। प्रकृति का जो सौंदर्य तथा नारी का कामिनी रूप, नारी का जो सौंदर्य है वह पंत जी को आकृष्ट करता है, वह इनकी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। उनकी कविताएं ग्रंथि, आंशु तथा नारी रूप शीर्षक कविताओं में रमणी के असंख्य नवीन चित्र उपलब्ध होते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका जो नारी सौंदर्य चित्रण है वह रीतिकालीन कवियों के समान स्थूल, मांसल, शारीरिक और कामोद्दीपक नहीं है। वह नारी के अंगों की नक्सिक वर्णन की पद्धति पर भी चित्रण नहीं करते हैं। वह उसके सौंदर्य का जो चित्रण है उसका क्या प्रभाव है, उसका संपूर्ण सौंदर्य और उस सौंदर्य के दर्शक के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण करते हैं। लाज की मादक सुरासी लालिमा, फैल गालों में नवीन गुलाब से झलकती थी वाद सी सौंदर्य की। इस पंक्तियों में जो कपोलों के सौंदर्य का चित्रण मात्र ही नहीं है बल्कि उसका जो प्रभाव है वह कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। उनकी जो ये प्रेम की अनुभूति है वह स्थूल, मांसल या शरीरी न होकर के सूक्ष्म है। उनके काव्य में भी अन्य छायावादी कवियों के समान वेदना और वियोग का भाव भी प्रमुख रूप से उभर कर आया है। ये प्रेम को तप्त स्वर्ण मानते हैं और ये जो विरह है यह प्रेम को तपे हुए सोने के समान खरा बनाता है। ये कविता का स्रोत ही हृदय की वेदना में मानते हैं।
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जहाँ वो नारी सौंदर्य का चित्रण करता है, नारी सौंदर्य से प्रेम की उत्पत्ति और उस प्रेम के पश्चात जो विरह है, और वह विरह जो प्रेम को एक तप्त स्वर्ण में परिवर्तित करता है, इन सब की अभिव्यक्ति हम पंत के काव्य में देख सकते हैं। और ये प्रमुख रूप से विशेषता है छायावाद की। विरह के इन चित्रों की प्रमुख विशेषता है कि इसमें न तो मांसलता है, न इसमें ऊहात्मकता है, और इन विरह के चित्रों में कहीं पर भी शारीरिक मिलन की बात न होकर के प्रेम को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने की बात अधिक रूप से उभर कर आई है। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है कल्पना की उड़ान। इस संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार से पश्चिम के जो रोमांटिक युग में कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शैले और किट्स ने अपनी काव्य कृतियों में स्वच्छंद कल्पना का प्रयोग किया है, अपितु कल्पना तत्व के महत्व और प्रयोग पर गंभीर गूढ़ सैद्धांतिक चर्चा भी इन आलोचकों ने की है, इन कवियों ने की है। इसी प्रकार से छायावादी कवियों ने भी कल्पना शक्ति के महत्व को समझकर उसकी प्रशंसा की है, उसे कविता कानन की रानी कहा है। प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य के चित्रण, प्रेम के चित्रण, इन समस्त चित्रण करने में कवियों ने स्वच्छंद कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। पंत भी चूंकि छायावादी कवि हैं, तो वह कल्पना के अनोखे चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वप्नों को साकार करने और सौंदर्य चित्रों के अंकन में उन्होंने मौलिक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। पंत जी ने तरु के नीचे छाया को नल द्वारा परित्यक्त दमयंती कहा है। यह इनकी कल्पना की उड़ान का ही उदाहरण है। कहो कौन तुम दमयंती सी तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या भाल सा निष्ठुर कोई। बादल कविता में जो कवि ने बादलों के लिए संबोधन प्रयुक्त किए हैं, वहाँ उसकी कल्पना की प्रचुरता हम देख सकते हैं। बादल कभी कवि को सुरपति के अनुचर, कभी जगत प्राण के सहचर, और कभी उनकी गति को देखकर उसकी तुलना कवि मृग से, सर्शक से, हाथी से करता है। बादल कविता में एक सजीव सत्ता के रूप में बादल उभर कर आता है। बादलों के आकाश में धीरे धीरे प्रकट होने, फैलने, उमड़ने आदि का वर्णन जो कवि करता है, तो मूर्त के लिए अमूर्त भावों, संशय, अपयश, मोह, लालसा, चिंता आदि का प्रयोग भी वह करता है। यह उसकी मौलिक उद्भावना, कवि की मौलिक उद्भावना और कल्पना प्रवणता का प्रमाण है। प्रकृति चित्रण के असंख्य चित्रों में पंत की कल्पना शक्ति का वैभव हम देख सकते हैं। इन विषय वस्तु से संबंधित या भावों से संबंधित इन विशेषताओं के अतिरिक्त जो इसका अभिव्यक्ति पक्ष है, उसकी कुछ विशेषताएं भी, छायावादी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वह भी हम पंत में देख सकते हैं। इस संदर्भ में पंत जी का जो कथ्य है वह ध्यान देने योग्य है। पंत ने प्रसाद जी ने छायावाद की विशेषताएं बताते हुए लिखा था, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता। ये उन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताई, और पंत के काव्य में ये सभी गुण विद्यमान हैं। ध्वन्यात्मकता हम देखते हैं, जहाँ कोमल ध्वनियों वाले कवियों शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। वर्षाकालीन रात के सन्नाटे में पपिया, दादुर, झिंगुर, बादलों की गर्जन, रिमझिम वर्षा की ध्वनियों का प्रयोग कर संगीत में वातावरण की सृष्टि इस प्रस्तुत उदाहरण में की गई है। पपियों की यह पीन पुकार, निर्जरों की भारी झरझर, झिंगुरों की झिनी झनकार, घनों की घुरु गंभीर कहर, बिंदुओं की छन्नी छनकर, दादुरों के वे दोहरे स्वर। या जहाँ कवि प्रकृति का रौद्र रूप चित्रित करता है, वहाँ कठोर वर्णों के द्वारा प्रकृति का जो कठोर ध्वन्यात्मक रूप है वह उभर कर सामने आता है। शत शत फैनो उच्छ्वासित फुत्कार भयंकर। तो इस प्रकार से ध्वन्यात्मकता पंत के काव्य में हमें एक प्रमुख गुण के रूप में मिलती है। अलंकार योजना,
छायावादी कवियों की जो अलंकार योजना है वह प्रयास के साथ की गई अलंकार योजना नहीं है। कविता में अलंकार भावों के साथ उसी प्रकार से सहज रूप से उमड़कर सामने आते हैं जैसे कि सागर की तरंगों से मणि, मोती या फिर नदी की लहरों से शिल्पी। उन्होंने पंत के काव्य में परंपरा से प्राप्त अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि तो है ही, और कुछ उन्होंने पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, सादृश्य मूलक अलंकारों की विशेषताएं हैं। कवि ने सुमित्रानंदन पंत ने मूर्त उपमे के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग किया है। एक प्रमुख उदाहरण देखेंगे। धीरे धीरे संशय से उठ, बड़े अपयश से शीघ्र अशोर, नभ के उर में उमड़ भोर से, फैल लालसा से निशिभोर। यहाँ पर मूर्त बादल जो दिखाई देते हैं बादल, उनकी तुलना अमूर्त भावों से, अमूर्त सूक्ष्म मानव मनोभावों से की गई है। बादलों को संशय के समान, अपयश से, इस प्रकार के जो अमूर्त भाव हैं उनसे उनकी उपमा की गई है। पंत के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है। उषा का था उर में आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में हास, विचारों में बच्चों के सास। यह उषा, चांदनी, मुकुल परंपरागत प्रतीक है। वहाँ भोले भाले विचारों के लिए बच्चों की सांस नया प्रतीक है। तो प्राचीन प्रतीकों के साथ साथ कवि ने नए प्रतीकों को भी चुना है, बनाया है और उन्हें अपनी कविता में प्रयुक्त किया है। अपनी काव्य कृति उत्तरा की प्रतीक योजना के विषय में उन्होंने स्वयं में लिखा है कि उत्तरा में मेरी इधर की कुछ प्रतीकात्मक कविताएं संग्रहित है। वो स्वयं कह रहे हैं उनकी ये उत्तरा वाली जो कविताएं हैं वो प्रतीकात्मक है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली जो रचनाएं हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है और दर्शन इसका आधार होने के कारण इसमें प्रतीकों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। पंत जी एक गीति कवि हैं, गीति काव्यकार हैं, तो उनकी रचनाओं में संगीतात्मकता भी है। छंद योजना में पंत जी प्रयोगशील रहे हैं। उनके स्वर्ण काव्य में परंपरागत छंदों के मिश्रण से नए छंदों को लय के आधार पर निर्माण किया गया है। तुकांत छंदों के अतिरिक्त उन्होंने अतुकांत छंदों का भी प्रयोग किया है। लय और गति इन अतुकांत छंदों में भी स्पष्ट रूप से मिलती है। तो इस प्रकार छायावादी काव्य की जो भावगत और अभिव्यक्तिगत जितनी विशेषताएं हैं सुमित्रानंदन पंत के काव्य में हमें दिखाई देती है। अंततः छायावाद की प्रमुख विशेषताएं सुमित्रानंदन के काव्य में मिलती है, प्रमुखता से मिलती है, इसलिए हम इन्हें छायावादी काव्य धारा का एक प्रमुख कवि मान सकते हैं। उनके द्वारा जो काव्य का योगदान दिया गया है वह छायावादी विशेषताओं से युक्त काव्य है, वह इनकी रचनाओं में दिखाई देता है और सुंदर रूप में दिखाई देता है। अतः हम सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का एक प्रमुख कवि मान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने सुमित्रानंदन पंत के काव्य में छायावादी तत्वों की उपस्थिति के बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम सुमित्रानंदन पंत के काव्य से संबंधित उनकी जो विशेषताएं हैं उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।